हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ा कि रोटेशनल मोशन किसे कहते हैं, ठीक है। और रोटेशनल मोशन को अच्छी तरह से डिस्क्राइब अगर करना है तो किसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये जो यहाँ पे लिखा है सेंटर ऑफ मास, किसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए? सेंटर ऑफ मास। बच्चों मैं एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ कि कोई सोचो कि एक बैट है। कौन है? एक बैट, ऐसा बैट, ठीक है। वो क्रिकेट का बैट होता है वैसा। अगर आप उसको थ्रो करते हो, क्या करते हो? आप उसको थ्रो करते हो तो वो ऐसी ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा, ठीक है, ऐसी पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा। लेकिन क्या उस बैट के सारे जो पॉइंट्स है वो ऐसी ट्रेजेक्टरी फॉलो करेंगे? सारे पॉइंट्स नहीं, सारे पॉइंट्स नहीं फॉलो करेंगे। सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो ट्रेजेक्टरी ऐसी फॉलो करेगा। देखिए, ये मैंने अभी यहाँ पे एक बैट ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पर भी मतलब आपने भी प्रैक्टिस तो किया ही होगा ऐसे बैट। आपने अगर मतलब कि अच्छी तरीके से खेल नहीं पाए और आउट हो गए तो आपने ऐसे थ्रो तो किया ही होगा। मैंने एक बार किया था, बाद में मैं खेलने ही नहीं गया। ओके, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, बाकी सारे पॉइंट्स है वो किसी भी तरह के अगर मोशन करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बैट का जो एक पार्ट है, एक पॉइंट जो है, वो एग्जैक्टली ऐसी मोशन करेगा। वो कौन सा पॉइंट होगा? उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। क्या बोलेंगे बच्चों? सेंटर ऑफ मास। दूसरा, अगर वही बैट मैं आपको बोलूं, देखिए ये बैट है, ठीक है। उसको अगर आपको अपनी उंगली पे बैलेंस करना है, क्या करना है? बैलेंस करना है। तो आप क्या करोगे? आप किसी एक पॉइंट पे अपनी उंगली रखोगे जहां से वो बैट बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो जहां से वो बैलेंस हो गया उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। हालांकि उसको एग्जैक्टली तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं बच्चों, लेकिन बैट की साइज बहुत छोटी है, इसीलिए सेंटर ऑफ मास भी उसको बोला जाता है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो मतलब कि बहुत वास्ट टॉपिक है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तभी हम डिफाइन कर सकते हैं और तभी चेंज होता है जब उसकी साइज या किसी ऑब्जेक्ट की साइज हमारी अर्थ से कंपेरेबल हो। कंपेरेबल मतलब कि देखो, अगर मैं ऐसा सोचूं कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये बेट, तो क्या दोनों की साइज सेम हुई? नहीं, ये हम बेट की साइज को नेग्लेजिबल बोल सकते हैं ना। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट ऐसा है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा, ठीक है, तो ये साइज और ये देखिए ये अर्थ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास मतलब कि सीएम और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब कि सी जी, दोनों अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट की साइज बहुत छोटी होती है, बहुत बहुत छोटी होती है, उस टाइम पर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो दोनों एक ही जगह पे होते हैं, ठीक है। और दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे मालूम करना है? तो देखिए, मैं एक बहुत ही सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे मालूम करना है, मैंने यहाँ पे मालूम किया ना। ये सेंटर ऑफ मास, देखिए सेंटर ऑफ मास मुझे पता चला, मैंने यहाँ पे अपनी उंगली रखी यहाँ पे, तो ये बैट बैलेंस हो गया, ठीक है। अभी ये बैलेंस हो गया तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन में है। लेकिन इस लाइन में कौन सी जगह पर है? तो मुझे क्या करना होगा, इस बैट को ऐसे भी रखना होगा, ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ कहीं उंगली रख के मुझे बैलेंस करना होगा। सोचो कि मैंने यहाँ अपनी उंगली रख के बैट को बैलेंस किया, तो वो लाइन कहाँ से जाती है? बैट थ्रू, ऐसे जाती है। और पहले लाइन कैसे गई थी? ऐसे गई थी। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो
वो हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक्चुअली में वो क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो दोनों एक ही जगह लाई करते हैं। कब एक ही जगह लाई करते हैं, कब एक ही जगह आते हैं, जब ऑब्जेक्ट की साइज अर्थ की साइज से बहुत 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 छोटी हो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये मेथड ले कि जिससे हमें सेंटर ऑफ मास मालूम हो जाए, तो ये मेथड भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि बेट की साइज अर्थ की साइज से बहुत छोटी है। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे अगर आप फोर्स लगाते हो, क्या करते हो, फोर्स लगाते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप पूरे बेट पे फोर्स लगा रहे हो। समझ में आया? क्या आपको कुछ देखो, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया। क्या? दैट फोर्स ऑन cm of body, force on cm of body is equals to net force on body is equals to net force on body। ठीक है, अब प्लीज इसको अच्छी तरीके से याद रखो। फोर्स ऑन सीएम ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू नेट फोर्स ऑन बॉडी। कहने का मतलब, और एक दूसरी बात, फोर्स की अगर हम बात करें और एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ सीएम ऑफ बॉडी या तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, दोनों सही है। कहने का मतलब जो हम वो लिख रहे थे ना बच्चों, F इज इक्वल्स टू एम ए, अब तक जो हम पढ़ रहे थे एग्जाम्पल्स, ठीक है, पिछले चैप्टर्स में ये हमने देखा F इज इक्वल्स टू एम ए। उस टाइम पर हम सिर्फ एक ही पार्टिकल के बारे में स्टडी कर रहे थे, लेकिन इस चैप्टर से बहुत सारे, देखो इस बेट की मोशन को मैं स्टडी कर रहा हूँ, इसका मतलब बेट के बहुत सारे पार्टिकल से उसकी मोशन को मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो मुझे तो मालूम है एफ इज इक्वल टू एम है एक पार्टिकल के लिए, एफ इज इक्वल टू एम है किसके लिए मालूम है, फॉर सिंगल पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल। लेकिन मैं जब बेट की स्टडी कर रहा हूँ या ऐसे किसी और ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहा हूँ जो बहुत सारे पार्टिकल से बना है, तो मुझे कैसे लिखना होगा, तो मुझे ऐसा लिखना होगा, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। अब बोलोगे सर आपने तो वही लिखा, लेकिन मैं यहाँ पे सी एम लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सीएम। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर? नहीं, सीएम मतलब सेंटर ऑफ मास। कहने का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ बॉडी, पूरा मास मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। या तो अगर हमें मोमेंटम मालूम करना है, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई बाय, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, बोलो बोलो, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसे होता है बच्चों। ठीक है, ये अगर आप वेक्टर ले लो तो भी कोई बात नहीं, हम इसको प्रूव भी करेंगे, आप प्लीज टेंशन मत लेना, हम इसको प्रूव भी करने वाले हैं। एफ इज इक्वल्स टू एम ए सी एम या पी सी एम इज इक्वल्स टू एम इंटू वी सी एम। ये सी एम कब का मैं बोल रहा हूँ, वो क्या है, ये सेंटर ऑफ मास। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा बात किया था सेंटर ऑफ मास के बारे में, जिसमें हमने क्या देखा था, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन, दैट पॉइंट वेयर whole mass of body, whole mass of body is supposed to be concentrated, supposed to be concentrated। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जहां पर आप क्या कंसिडर, अगर आप पूरी बॉडी को एक ही पार्टिकल से डिनोट करना चाहते हो, तो वो पार्टिकल कौन सा होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, बाद में देखिए मैं थोड़ी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखना चाहूंगा, किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ सीएम ऑफ बॉडी। ठीक है, प्लीज इसको नोट कीजिए, मैं डिस्कस भी करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ सीएम ऑफ बॉडी। पहली प्रॉपर्टी, पहली क्या है, दैट इट कैन बी, इट का मतलब सेंटर ऑफ मास, इट कैन बी आउटसाइड और इनसाइड बॉडी, इनसाइड मास ऑफ बॉडी।
अच्छा, कैसे समझ में आएगा ऐसा? तो बच्चों देखिए, ये है सॉलिड स्फीयर। कैसा? सॉलिड। ठीक है, लड्डू समझ लो, मतलब कि उसके अंदर भी मास है, तो उसका सीएम यहाँ पे होगा। ठीक है, और ये है होलोस्फीयर, मतलब फुटबॉल ऐसा कुछ समझ लो, अंदर की एयर को हम कंसीडर नहीं करते थोड़ी देर के लिए, तो उसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? बीच में। तो यहाँ पर तो मास नहीं है होलोस्फीयर में, यहाँ पर सॉलिड स्फीयर में मास है, तो इसका मतलब देखो सेंटर ऑफ मास मास में है, और दूसरा जो होलोस्फीयर वाला केस है उसमें मास में नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ना, हाँ, that it can be outside और इनसाइड मास ऑफ बॉडी। समझ में आया? फिर दूसरा पॉइंट, फॉर यूनिफॉर्म शेप एंड mass distribution, for uniform shape and mass distribution, cm lies, ये cmm कैपिटल होना चाहिए, cm lies at geometrical center, cm lies at geometrical center of body। ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब क्या है? देखिए, ये जो हमने पहली डायग्राम ड्रॉ की, ठीक है, उसमें अगर आप बोलो सर्कल का या स्फीयर का सेंटर कहाँ पर है, तो वो सेंटर में ही है, यहाँ पर भी सेंटर में ही है, और सेंटर ऑफ मास भी हमें कहाँ मिला? वहां पर ही मिला। देखो, कंफ्यूज मत होना कि आप सेंटर जहां पर हो किसी भी बॉडी का, वहां पर ही उसका सेंटर ऑफ मास होता है, नहीं। ठीक है, एक ये जो सेकंड केस लिखा मैंने, उसमें ऐसा होता है कि अगर यूनिफॉर्म मास है और मास डिस्ट्रीब्यूशन और शेप दोनों यूनिफॉर्म है, तभी वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है, वरना क्या होता है? फॉर नॉन यूनिफॉर्म शेप एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन, for non-uniform shape and mass distribution, cm lies towards heavier side, cm lies towards heavier side, heavier side बच्चों, इसको प्लीज मत भूलना, कौन सी साइड होता है? हेवियर साइड। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ हेवियर साइड का। देखिए, ये एक प्लेट है, जिसमें ये जो पार्ट है ये वुडन है, और ये जो पार्ट है ये आयरन है। ठीक है, दोनों का शेप सेम है, दोनों की साइज सेम है, लेकिन हेवियर कौन सा है? ये वाला। तो क्या सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा? नहीं, सेंटर ऑफ मास थोड़ा इस साइड होगा। समझ में आया? ठीक इसी तरह देखिए, ये हमारी अर्थ है, और ये रहा मून। तो बच्चों, अर्थ और मून, इन दो पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? क्या मून के पास होगा कि अर्थ के पास होगा? अर्थ के पास होगा। समझ में आया? ये हो गया सेंटर ऑफ मास। ठीक उसी तरह ये अर्थ है, ठीक है, तो ये सन है। सन तो बहुत बड़ा होता है, मैं थोड़ा सा ही सन को ड्रॉ करूंगा। ठीक है, सन बहुत बड़ा है, ये कौन है? सन। तो सन और अर्थ, उसके सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? नियरली सन के सेंटर के पास ही होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि सन बहुत बड़ा है, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए। समझ में आया अच्छी तरीके से? आप ले लो, आप और अर्थ, हम यहाँ पर है, ठीक है, और ये अर्थ है, तो हमारा और अर्थ, उन दोनों के बीच का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? टुवर्ड्स अर्थ। ठीक है, टुवर्ड्स अर्थ मतलब कि नियरली एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ऐसा हम बोल सकते हैं। देखो, एक पॉइंट और भी मैं डिस्कस यहाँ पे करना चाहूंगा। ये देखिए, एक बेट है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना, ये है बेट का हैंडल। ओके, तो अब मुझे बोलो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? ये सेंटर पार्ट है, ये डिस्टेंस है एल, तो क्या सेंटर ऑफ मास यहाँ से L/2 पे होगा? नहीं,
यहाँ कहीं होगा। क्यों यहाँ कहीं होगा बोलो? क्यों? क्योंकि ये जो साइड है ये हेवियर साइड है ना बच्चों, इसीलिए यहाँ पे हैंडल आ गया कि नहीं, ये हैंडल उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि ये बेड है ना, ये पूरा यूनिफॉर्मली शेप्ड है और उसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। वरना आप बोलोगे सर सचिन पाजी का जो बेड है वहां पर तो यहाँ पर मास ज्यादा होता है, और आप बोलते हो कि हाँ बेड जगह पर सभी जगह पर मास यूनिफॉर्म है। नहीं, मैं यहाँ पर ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा सोचो कि इस बेड को हमने तोड़ दिया। कहाँ से तोड़ा? यहां से इतना बेड टूट गया, तो सेंटर ऑफ मास क्या वही रहेगा? बोलो बोलो, सेंटर ऑफ मास क्या वही रहेगा? नहीं, कौन सी साइड शिफ्ट होगा? इस साइड शिफ्ट होगा। सेंटर ऑफ मास यहां हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस साइड इवन लो मास हो गया है। समझ में आया कि नहीं? इस साइड और ज्यादा मास बढ़ गया तो सेंटर ऑफ मास फिर से उस साइड पे क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास कौन सी साइड पे होता है? हेवियर साइड पे होता है, हेवियर साइड। ओके, देखो ये थर्ड पॉइंट था। फिर फोर्थ पॉइंट, सीएम ऑफ टू बॉडी सिस्टम, CM of two body system always lies on the line joining on the line joining their center and between them। अच्छा, इसका क्या मतलब है? देखो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इसका मास क्या है? m1। इसका मास क्या है? m2। तो इन दोनों, ये दो बॉडी है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? अगर ये ऐसा आपको पूछा है तो वो कहाँ पे होगा? ये जो लाइन हमने दोनों के ज्वाइन की ना, इस लाइन में कहीं पे भी होगा। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि m1 इज इक्वल्स टू m2 है, तो वो कहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? CM विल बी एट मिड पॉइंट होगा कि नहीं? लेकिन अगर हम ऐसा बोले कि दैट m1 इज मच ग्रेटर देन m2, बहुत ज्यादा है m1, एक सन ले लो, एक अर्थ ले लो, ऐसा m1 इज मच ग्रेटर देन m2, देन CM lies near to m1। CM कहीं m1 के पास होगा। ठीक है, अब जो हम फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। कैसे लोकेट करें? हमने थोड़ा एस्टिमेट तो लगा दिया कि यहाँ 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 हो सकता है, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली कहाँ पे हो सकता है। तो आप प्लीज अपने बुक में हेडिंग लगा दो, लोकेशन ऑफ CM, लोकेशन ऑफ CM। ठीक है, पहले तो हम लेंगे टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम। दो पार्टिकल है अगर सिस्टम में, तो उन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा? चलिए देखते हैं। देखो, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, एक पार्टिकल और है जिसका मास है m2। इसका पोजीशन वेक्टर है r1 बार। ओ, बोलोगे सर वेक्टर कहाँ से आ गए? तो वो तो आएगा ही बच्चों, ये है r2 बार। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? कहीं यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको CM ऐसा नाम दे देता हूँ, और ये है RCM। क्या है ये? RCM। देन
RCM bar is equals to M1 R1 bar plus M2 R2 bar divided by M1 plus M2. Very important formula. इस फॉर्मूला पे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। RCM बार इज इक्वल्स टू M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 दोनों का मास। अच्छी तरीके से इस फॉर्मूला को याद कर लो। ठीक है, देखिए ये जो R1 है तो उसका थोड़ा सा कोई x कंपोनेंट भी होगा, इतना x1 होगा। ठीक है, और उसका थोड़ा सा y कंपोनेंट भी होगा, इतना y1 होगा। फिर ये 2 वाला है, उसमें उसका थोड़ा सा x कंपोनेंट होगा, x2। समझ में आया कि नहीं? और y2 भी कंपोनेंट होगा। हालांकि मैंने दोनों को एक ही लाइन में ड्रॉ किया है, लेकिन अगर ना हो तो अगर हमें XCM मालूम करना है ना बच्चों कि x डायरेक्शन में कितना है, तो आपको सिंपल क्या करना है, M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? x कोऑर्डिनेट। अगर आपको YCM मालूम करना है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, तो आपको क्या करना है, M1 y1 प्लस M2 y2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ZCM फाइंड करना है तो y की जगह पर z लगा दो। ठीक है, इसमें इसका मतलब कि कोई आपको परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फॉर 3 पार्टिकल सिस्टम क्या करेंगे, देखिए फॉर 3 पार्टिकल सिस्टम, 3 पार्टिकल सिस्टम में कोई मतलब कि ऐसा डिफरेंस नहीं है, वही है सिर्फ देखिए ये 1 ये 2 ये 3, ये हो गया R1, ये हो गया R2। मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ शो करूंगा। तो इसमें अगर हमें RCM बार शो करना है तो क्या आएगा, तो M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार प्लस M3 R3 बार डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। समझ में आया कि नहीं आपको अच्छी तरीके से? मतलब कि क्या करना है, आपको सिंपली ऐड करते जाना है। और फॉर n पार्टिकल सिस्टम है, अगर ऐसा ले फॉर n पार्टिकल, मतलब पता नहीं कितने पार्टिकल है, n पार्टिकल सिस्टम, तो उसके लिए कैसे मालूम करना है? ठीक है, M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार प्लस अप टू कहां तक, Mn Rn बार डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस अप टू Mn। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? देखो, हाँ मुझे थोड़ा सा अभी स्ट्राइक हुआ कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। कैसा? देखो, सिग्मा, सिग्मा का मतलब एडिशन। अभी देखिए पहले 1 1 फिर 2 2 फिर n n ऐसा हुआ ना, तो आप यहाँ पर MI RI ऐसा लिखो डिवाइडेड बाय फिर से सिग्मा। कौन सा रिपीट हो रहा है? M, तो M। अभी कौन सा चेंज हो रहा है? 1 2 3, तो उसको I कर दो। चलो समझ में आया? सबसे पहले तो ऊपर देखिए M R रिपीट हो रहा था तो मैंने MR कर दिया, नीचे M रिपीट हो रहा था तो M कर दिया, प्लस है इसलिए सिग्मा कर दिया। अभी I जो है, I की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है? 1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा I इक्वल्स टू 1, और एंडिंग वैल्यू कितनी है? N, I इक्वल्स टू 1 to N, मतलब I 1 से N जा रहा है। ठीक है, N तक जा रहा है, और यहां पर I 1 से कहां तक जा रहा है? N। तो कभी कभी आपको ऐसा दिया जाए तो घबराना मत, ये समेशन वाला फॉर्म है। ठीक है, सिग्मा इसको बोलते हैं। किसको सिग्मा बोलते हैं बच्चों? इसको। इसका नाम क्या है? सिग्मा। शायद आपने सुना भी होगा ऐसा नाम,
ठीक है। तो इस तरीके से हम इजीली सेंटर ऑफ मास को लोकेट कर सकते हैं बच्चों, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए। आइए एक एग्जांपल देखें। देखो, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक पार्टिकल है जिसका मास है 2 किलोग्राम, दूसरा पार्टिकल है, सोचो उसका मास है 4 किलोग्राम, और ये जो है लोकेट हुआ है कहाँ पे, सोचो 1 3 पे, और ये जो लोकेट हुआ है वो कहाँ पे लोकेट हुआ है, सोचो 4 1 पे। हमें फाइंड करने को बोला है RCM। तो बच्चों पहले आप लिस्ट बना दो ताकि आपको अच्छी तरीके, RCM इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। पहले आप लिस्ट बना दो कि M1 क्या है, M2 क्या है। M1 कितना है, किसी को भी M1 ले सकते हो, उससे मतलब कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि छोटे मास को ही M1 लो। ये हो गया M1 2 किलोग्राम, M2 हो गया 4 किलोग्राम। देखो R1 इज इक्वल्स टू हो गया 1 3, और R2 इज इक्वल्स टू हो गया 4 1। चलो इतना समझ में आया, और इसको सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, अभी RCM फाइंड करना है, कोई बात नहीं। क्या फॉर्मूला है, M1 R1 बार, यहाँ पे भी बार कर देता हूँ, और ये है सेंटीमीटर। ठीक है, M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अभी M1 कितना मिला बच्चों हमें, 2, और R1 बार कितना है 1,3। आप कैलकुलेशन देखते जाइए बस, 4, और R2 कितना है 4,1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, मतलब 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। ठीक, समझ में आया। अभी क्या करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 जा 2, कोमा, फिर 2 को किस से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 2 3 जा 6, ये हो गया, प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 16। अच्छी तरीके से देखना बच्चों, कंफ्यूज प्लीज मत होना। ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय 6। ओके, फिर ये जो 2 है उसको 16 से ऐड करना है। 16 x को x कंपोनेंट के साथ ही ऐड करो, मतलब कि 18, कोमा, अब ये 6 को किसके साथ ऐड करो, 4 के साथ, तो इसका मतलब 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय 6। अब इंडिविजुअल डिवाइड करो, 18 अपॉन 6 तो कितना होता है 3, और 10 अपॉन 6 तो 10 अपॉन 6 मतलब कि 5/3 होगा। ठीक है, ये है सेंटीमीटर, ये हो गया RCM बार। ठीक है, और इंडिविजुअली अगर आपको XCM पूछा है तो XCM डायरेक्टली आप लिख सकते हो कितना 3 सेंटीमीटर, और YCM डायरेक्टली आप लिख सकते हो कितना 5/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह आप इजीली सेंटर ऑफ मास को लोकेट भी कर सकते हो। ठीक है, आज हमने इतना डिस्कस किया कि किस तरह सेंटर ऑफ मास को फाइंड किया जाता है। टेक्स्ट बुक में से इसके रिलेटेड जितने सम्स है इसको अच्छी तरीके से देखो, सॉल्व करो, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे के लेक्चर में इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।